भारतीय इतिहास में 17th और 18th सेंचुरी में मराठा शक्ति का आविर्भाव हुआ और कालांतर में इसने भारत की राजनीति को प्रभावित करने का भी कार्य किया। दक्षिण भारत के इतिहास के अध्ययन से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में जिसके प्रथम चरण में जब सल्तनत काल भारत पर काबिज रहा 1206 से लेकर 1526 की अवधि में, और इस अवधि में 5 राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। पहले दास वंश या गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासन रहा और 1414 से 1451 तक सैयद वंश का शासन रहा और 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासन रहा, जिनमें सर्वाधिक शासनकाल या सर्वाधिक समय तक राज्य तुगलकों ने किया और सबसे कम समय तक खिलजियों को राज्य करने का मौका मिला। सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय 2 भाई हरिहर और बुक्का को दिया जाता है। कहा जाता है कि उस युग में दक्षिण भारत में हिंदू पुनरुत्थान का केंद्र विजयनगर साम्राज्य था। वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी में इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। ठीक इसी तरह मध्ययुग के द्वितीय चरण अर्थात मुगलों के शासनकाल में, जिनका साम्राज्य 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात स्थापित हुआ था, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। तत्पश्चात बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब, यहां तक मुगलों ने प्रमुखता के साथ शासन किया और दक्कन में शाहजहां के शासनकाल से ही, उसका शासनकाल 1628 to 1658 तक था। उस अवधि में मराठों ने अपनी शक्ति को स्थापित किया। हिंदू पुनरुत्थान के केंद्र के रूप में मराठा साम्राज्य को जाना जाता है और इस शक्ति ने दक्कन में मुगलों को कालांतर में नाको चने चबवाए। कहा जाता है कि जिस तरह स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद किया था, उसी तरह दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को भी बर्बाद करने का कार्य किया। ये दोनों राज्य अर्थात विजयनगर और कालांतर में मराठा साम्राज्य जो स्थापित हुआ था, उसे हम मुस्लिम शासन काल के असंतोष से उत्पन्न परिस्थितियों की उपज कह सकते हैं। इन लोगों ने तत्कालीन समय में एक राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करने का कार्य किया। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के उदय और विकास के परिप्रेक्ष्य में। मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष शाहजी भोसले के समय में हुआ और इस विकास की कड़ी को आगे बढ़ाने का कार्य उनके पुत्र शिवाजी ने किया, जिन्हें हम कालांतर में छत्रपति शिवाजी के नाम से जानेंगे। कालांतर में क्रमिक विकास मराठा शक्ति को हुआ और इस शक्ति ने अंग्रेजों के सामने भी एक चुनौती उत्पन्न करने का कार्य किया। आइए हम लोग बात करें कि मराठा शक्ति के उत्कर्ष में कौन कौन से फैक्टर्स प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे। ये मराठा पावर आरंभ में
महाराष्ट्र के क्षेत्र में रहा। उस समय इसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी गई, क्योंकि जब दक्कन में देवगिरी पर यादवों का शासन था, उस समय ये मराठे लोग उनके अधीन रहते हुए कार्य करने लगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हमें दक्षिण के देवगिरी के राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, जहां पर उसने भारत विजय के समय में अभियान चलाया था। पहले देवगिरी को जीता, फिर तेलंगाना को जीता, फिर वैसल को जीता और फिर पांड्य राज्य को उसने जीता। और इन विजयों में देवगिरी के राज्य ने उसकी अप्रत्यक्ष रूप से मदद की थी। इस देवगिरी के राज्य में मराठे लोग बड़ी संख्या में नौकरी किया करते थे, और जब यह साम्राज्य पतनावस्था की ओर गया, तब दक्कन में बहमनी साम्राज्य, जो कि मुस्लिम संस्कृति का एक केंद्र था, यह 1346 में स्थापित हुआ था। हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी, और यह साम्राज्य भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित होने वाला एक साम्राज्य कहा गया। और जो दक्कन के दो राज्य थे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, एक हिंदू पुनरुत्थान का केंद्र था, तो दूसरा मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था। और इन दोनों साम्राज्य के बीच कालांतर में जो संघर्ष हुए, उसके पीछे एक कारण माना जाता है सांप्रदायिक, कि एक हिंदू था और दूसरा मुसलमान था, और दूसरा कारण माना जाता है दोआब पर अधिकार करना। दक्षिण में जो दोआब है उसको रायचूर दोआब के नाम से हम जानते हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का हिस्सा। यह संघर्ष पारस्परिक होता रहा, लेकिन निर्णायक संघर्ष 1565 में हुआ, जिसे इतिहास में तालीकोटा का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध या राजसी तंगणी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। वर्तमान में उसके अवशेष हम कर्नाटक के हम्पी में देख सकते हैं। महाराष्ट्र में जो मराठा पावर स्थापित हुआ था, इसमें या इसके उत्कर्ष में मौल जी के पुत्र और लखजी जाधव के दामाद शाहजी भोसले की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं, और कालांतर में उसके क्रमिक विकास में छत्रपति शिवाजी का योगदान भी बेहद अहम माना गया। कालांतर में इसका क्रमिक विकास हुआ, और इस शक्ति ने भारत में अंग्रेजों के सामने भी एक बड़ी चुनौती को उपस्थित किया था। आइए हम लोग बात करें कि मराठा शक्ति की स्थापना में या उसके विकास में या उसके उदय में किन किन फैक्टर्स का योगदान रहा या भूमिका रही। तब हम ये पाते हैं कि दक्कन में जो बहमनी राज्य स्थापित हुआ उसमें ये मराठे लोग सैनिक के रूप में नौकरी कर लिए, इनको जागीर मिली, और कालांतर में शाहजहां के शासनकाल में शाहजी भोसले ने 17वीं सेंचुरी में मराठा शक्ति को स्थापित करने का कार्य किया। जहां तक मराठों के उदय और विकास में हम भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हैं, तो ये पाते हैं कि जो मराठा शक्ति का केंद्र था वह सह्याद्री, सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, नर्मदा और ताप्ती नदी से घिरा हुआ था। इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से यह बेहद सुरक्षित स्थान माना जाता था, और वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी उसने मराठों को
कठोर परिश्रमी बनाने का कार्य किया। सैनिक गुणों का विकास उनमें हुआ और वे लूट मार करने लगे। कालांतर में छापामार युद्ध करने लगे। साथ ही साथ सैनिक और प्रशासनिक अनुभव भी इनको समय समय पर मिलता रहा। बहमनी साम्राज्य के विभिन्न रियासतों के अधीन फिर मलिक अंबर से लेकर लज्जी जाधव, शाहजी भोसले, इन लोगों ने एक अच्छा प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक अनुभव को प्राप्त कर लिया था। मराठा शक्ति के उत्थान में महाराष्ट्र के संत महात्माओं का भी योगदान या धर्म सुधारकों का भी योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, वामन पंडित, रामदास जैसे अनेक संतों के नाम हमें मिलते हैं। रामदास ने 10 बोध की भी रचना की थी, जिसका भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में हम उसे जानते हैं। भाषा और साहित्य की जहां तक बात है, मराठों के उत्थान में या उनके पुनर्जागरण में जो गीत और कविताएं तत्कालीन समय में लिखी गईं, उसने भी मराठा शक्ति को विकसित करने में या उसके उत्थान में अहम भूमिका निभाई थी। तत्कालीन समय में सामाजिक और आर्थिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि मराठों में सामाजिक और आर्थिक विषमता बिल्कुल भी नहीं थी। इससे परे उनमें राष्ट्रीयता की भावना ज्यादा थी और इस भावना को उकेरने में या इसको बढ़ाने में शाहजी भोसले का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शाहजी भोसले को मुगल शासक शाहजहां ने पूना की जागीर दी। उन्होंने अपनी सेवाएं अहमदनगर में भी और बीजापुर रियासत में भी प्रदान की थी और मराठा शक्ति के लिए एक पृष्ठभूमि का निर्माण शाहजी भोसले के द्वारा किया गया था। इस पृष्ठभूमि पर आगे कार्य करने का अवसर उनके पुत्र शिवाजी को मिला, जिन्होंने 1627 से लेकर 1627 उनका जन्म वर्ष माना जाता है और 1680 उनके देहांत का वर्ष माना जाता है। शिवाजी एक वीर योद्धा, एक विजेता, एक कुशल राजनीतिक प्रशासक के रूप में भारतीय इतिहास में जाने और माने जाते हैं। शिवाजी का जन्म 1627 में 20 अप्रैल को पूना के निकट सिवनेर में हुआ था और ये शाहजी भोसले के पुत्र थे। इनकी मां का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई शाहजी भोसले की परित्यक्ता पत्नी थी और उन्होंने शिवाजी को आरंभिक समय में प्रशिक्षित और दीक्षित करने का कार्य किया। शिवाजी के चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण में दादा कोंडदेव और समर्थ गुरु रामदास की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अल्पायु में ही इनका विवाह साईं बाई के साथ हो गया था और इन्होंने बीजापुर राज्य में और मुगलों के विरुद्ध एक विरोध या एक कैंपेन चलाने का कार्य कालांतर में इन्होंने किया। इन्होंने अपने पिता की जागीर यानी पूना की जागीर को संभाला। शाहजी भोसले खुद बीजापुर चले गए थे। शिवाजी ने मावल प्रदेश के युवाओं को संगठित करके मराठा शक्ति को स्थापित किया और कालांतर में इसको विस्तारित भी किया, क्योंकि वे एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जहां एक ओर धार्मिक भावना को जगाने का कार्य किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने निरंतर अपनी शक्ति का भी विस्तार किया। शिवाजी ने 1643 में सिंहगढ़ को जीता, जो कि बीजापुर के अधीन आता था।
बाद में चाकन, पुरंदर, सूपा, जावली क्षेत्र को भी जीता। 1645 से 47 की अवधि में शिवाजी ने राजगढ़, कोंकण, तोरण को जीता और 1647 में जब उनके गुरु कोणदेव का निधन हो गया तब वे अभिभावक विहीन हो गए और उन्होंने और तेजी के साथ लूटमार करना या आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन करना शुरू किया। इस पर उनको नियंत्रित करने के उद्देश्य से बीजापुर के शासक ने शाहजी भोसले को कैद कर दिया। इस प्रकार शिवाजी की जो गतिविधियां थीं वह कुछ समय के लिए रुकी, लेकिन 1649 में जैसे ही शाहजी भोसले को रिहा किया गया, शिवाजी ने पुनः अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। 1656 में उन्होंने जावली को जीता, फिर मावल पर भी अधिकार किया और 1657 में उन्होंने जुनार पर भी अधिकार कर लिया। इन प्रसारवादी नीतियों से यह स्पष्ट हो गया था कि शिवाजी का संघर्ष बीजापुर से होना तय है। बीजापुर के उत्तरी कोंकण के क्षेत्र में उन्होंने कल्याण, भिवंडी और माहुली पर अधिकार कर लिया था। शिवाजी को अब नियंत्रित करना जरूरी हो गया था, इसलिए बीजापुर के आदिल वंशीय शासक ने अफजल खां को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेज दिया। शिवाजी ने वही के दुर्ग में अपने आप को सुरक्षित कर लिया और ऐसे समय में कृष्णजी भास्कर के द्वारा शिवाजी को यह संदेश भेजा गया कि अफजल खान उनसे मिलना चाहता है, वार्ता चलाना चाहता है। लेकिन अफजल खान के मन में क्या था, किस प्रकार का षड्यंत्र था, इसका आभास शिवाजी को हो गया था और जब वे दोनों आपस में मिले प्रतापगढ़ के दुर्ग में, तो उस समय शिवाजी ने गले मिलते ही बघनक से उसकी अतड़ियों को बाहर खींच लिया। इस तरह शिवाजी ने कहना चाहिए अपनी चातुर्य का भी समय समय पर प्रदर्शन किया, क्योंकि अफजल खान की नीयत अच्छी नहीं थी, इसका भान उनको हो चुका था। बाद में बीजापुर के शासक ने सिद्दी जौहर को भेजा, लेकिन अंततः शाहजी भोसले की मध्यस्थता से उसका बीजापुर के साथ एक समझौता हो गया। शिवाजी और मुगलों के संघर्ष की जहां तक बात है, औरंगजेब ने सन 1660 में दक्कन के सूबेदार शायस्ता खां को शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा। उसने शिवाजी के कुछ किलों को जीतने में भी सफलता अर्जित की और 1663 में शायस्ता खान जब शिविर में था, तब शिवाजी ने अपने साथियों को लेकर एक बारात निकाली और जब वह बारात शायस्ता खां के कैंप के पास पहुंची तो एकाएक वे सैनिक के रूप में परिवर्तित हो गए। वहां पर हमला कर दिया गया और शायस्ता खां की कुछ अंगुलियां शिवाजी ने काट डाली और ऐसे समय में जो मार काट मचा, उसमें शायस्ता खां का शिविर छिन्न भिन्न हो गया और किस तरह वो अपना मुंह लेकर औरंगजेब के पास जाता, इसलिए उसको अब बंगाल की ओर स्थानांतरित कर दिया गया। कालांतर में शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन शहजादे मुअज्जम और जय सिंह को 1665 में भेजा गया। जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। शिवाजी के जो किले थे उसमें 23 किले मुगलों ने ले लिए। शिवाजी के पास सिर्फ 12 किले बचे और शिवाजी को औरंगजेब की अधीनता को इस समय स्वीकार करना पड़ा। वे आगरा भी गए। आगरा में किसी बात को लेकर उनको नजरबंद भी कर दिया गया था और यहाँ से वे फिर अपनी चातुर्यता से किसी तरह बाहर निकले और अपने पुत्र को
जिसको पुरंदर की संधि के दौरान ले जाया गया था, उसको भी निकालने में वे सफल रहे। उनके पुत्र का नाम था संभाजी। शिवाजी ने फिर दक्कन में आकर कुछ समय वे शांत रहे और बाद में उन्होंने पुनः 1670 से मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाना शुरू किया और मुगल मराठा रिलेशन कटु हो गया। हालांकि औरंगजेब ने उनको राजा की उपाधि दी, उनके पुत्र को 5 जार का मनसब भी उसने प्रदान किया था। दक्षिण में 16 जून 1674 को रायगढ़ के किले में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि को धारण किया और वे मराठा राज्य के लीगल तौर पे संस्थापक बने। लेकिन 14 अप्रैल सन 1680 को शिवाजी का देहांत हो गया और फिर मराठा पावर को आगे ले जाने का कार्य उनके उत्तराधिकारियों ने किया, जिसकी चर्चा हम लोग अगले खंड में करेंगे। शिवाजी ने अपने समय तक अपने साम्राज्य को पूरे महाराष्ट्र, कोंकण और कर्नाटक के क्षेत्र में विस्तारित करने का कार्य किया था। उत्तर में उनकी सीमा रामनगर में थी, तो दक्षिण तक कारवार तक उनकी साम्राज्य की सीमा थी। ईस्ट में बगलाना से लेकर पश्चिम में कोल्हापुर तक उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूती के साथ, प्रमुखता के साथ स्थापित करने का कार्य किया था। थैंक यू।